जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। लास्ट सेशन में अपन ने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी और आज के सेशन में अपन उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन, जैसे अपन बोलते हैं किण्वन, वो डिस्कस यहाँ से करेंगे। तो लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था, उम्मीद में करता हूँ आपने अच्छे से उसको देखा है, एनसीईआरटी को आपने पढ़ा है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो भी आपने नोट कर लिए और आपको अब तक याद हो गया। तो वहां पर अपन ने क्या बात की थी ग्लाइकोलाइसिस में कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका अगर आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो वो दो मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के। ठीक है, उसमें एंजाइम भी अपन ने डिस्कस किए थे। अब जो पायरुविक एसिड है उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक, ऑक्सी और अनऑक्सी वर्जन में अलग अलग जो रिजल्टेंट है वो अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज के सेशन में अपन किण्वन देखेंगे, फर्मेंटेशन देखेंगे। एनसीईआरटी में जो चित्र बता रखा है, थ्योरी में कुछ बात कह रहा है, चित्र में कुछ अलग बात कह रहा है, तो उन दोनों को मिला करके यहाँ पर उस चित्र को अपन समझेंगे। बीच में जो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वो भी यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, कितने एटीपी वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं किण्वन। किण्वन जो है वो आपके पास दो प्रकार का होता है। या तो हो सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसे अल्कोहलिक किण्वन भी अपन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे मैं लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, किण्वन दो प्रकार का हो सकता है, या तो अल्कोहलिक हो सकता है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। और तीसरा तो अपन ने बात कर ली थी कि जो है वो आपके पास वायवीय श्वसन होता है। ए वायवीय में कुछ इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ए वायवीय में या तो अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो एरोबिक, ये सॉरी अनएरोबिक जो कंडीशन है उसकी बात करें, जैसे कुछ जीव, छोटे प्रकार के जो जीव हैं, एक एग्जांपल आपने सुना होगा यीस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल आपने सुना होगा यीस्ट, जिसके अंदर क्या बनता है, किण्वन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ग्लूकोज का जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो आगे अपन चलते हैं, ये ग्लूकोज वाला जो पोर्शन था ये यहाँ तक तो अपन ने डिस्कस कर रखा था, ये वापस से बनाने के पीछे का रीजन भी है, इसको अभी समझाऊंगा। ग्लूकोज से ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट NAD+ जो होता है वो NADH2 में परिवर्तित होता है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, उनके अपन ने एक धातु की भी बात की थी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वाले की बात की थी। ठीक है, फॉस्फेट की बात की थी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दो NAD जो है NADH2 में परिवर्तित होता है, बीच बीच के स्टेप दिए हैं, टोटल 13 स्टेप लेंगे। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड, एनोलोज एंजाइम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिल जाता है अपने को, इसकी पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के। अब जो छोटे प्रकार के जीव हैं जैसे यीस्ट हुआ, ठीक है, या जो कुछ छोटे या यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स हुआ, प्रोकैरियोट्स जो है, उनकी अगर अपन बात करते हैं, ये जो पायरुविक एसिड है या तो परिवर्तित हो जाता है अल्कोहल में या परिवर्तित हो जाता है किसमें, लैक्टिक अम्ल में। या तो अल्कोहल में या परिवर्तित हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। अब कैसे होता है ये अपन को सिंपल सा पता है कि पायरुविक जो एसिड है उसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। ग्लूकोज में 6 था, यहाँ पर आता है 3 इसके अंदर रहते। अगर यह एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये कर रहा है तो इसके अंदर आपके पास दो एंजाइम यहाँ पर काम में आते हैं। कितना एंजाइम काम में आता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो एंजाइम काम में आता है। पहला जो एंजाइम आता है वो है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे स्टेप में लिख देता हूँ, एल्कोहलिक की बात कर रहे हैं हम, इसमें अपने पास पहला जो आएगा वो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, पायरुविक, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। कौन सा, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसके अंदर अपने पास सिंपल सा काम में आएगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर क्या होगा, काम में आएगा। डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, डी का मतलब होता है हटना, कार्बोक्सी का मतलब कार्बन वाला जो समूह एक तरह से CO2 की अपन बात करते हैं, कार्बन यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ से एक CO2 जो है वो यहाँ पर निकल जाती है। क्लियर है, CO2 यहाँ पर क्या हो रही है, निकल रही है। तो अब CO2 निकलने के बाद में जो अपने को उत्पाद मिलेगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिखा, सीधा सा दिखा है, यहाँ जो अपने को उत्पाद मिलेगा वो अपने पास कौन सा होगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है,
एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर अपने को मिलेगा। और एसिटाल्डिहाइड आपने सुना होगा, एसिटाइल ग्रुप अपने पास होता है CH3C डबल बॉन्ड O होता है, और एल्डिहाइड इस प्रकार होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि यहाँ पर तीन कार्बन है, यहाँ पर कितने रह जाएंगे, दो रह जाएंगे, एक ये और एक ये, एक जो है यहाँ पर CO2 एक तरह से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा एल्डिहाइड जो मिल चुका अपने को, अपन ने बात की थी अल्कोहल आपको यहाँ पर मिला थी, तो अल्कोहलिक वाला ग्रुप आपके पास तो है नहीं यहाँ पर, तो अल्कोहलिक वाला भी यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो अल्कोहलिक के लिए यहाँ पर वापस से एक एंजाइम इस पर काम करता है, जिसे अपन बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ये यहाँ पर अपन ने क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, एक तरह से अपन पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब यहाँ आपने क्यों बोला है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज? यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपने जो बात की थी NaDH2 जो था वो किससे बना था? Na+ से बना था, और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ा था इस वाली अभिक्रिया में। अब वापस से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वापस से जो NaDH2 है, ठीक है, या NaDH+H+ आयन है, वो क्या होगा, वो वापस से NAD+ में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या होता है इसका, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। एल्कोहल भी आपके पास मिला है, और आपको यहाँ से CO2 भी मिली है, और दोनों एक साथ अगर मैं लिखूं तो एल्कोहल प्लस CO2 यहाँ पर मिल अपने को जाता है। आगे पास में एल्कोहल अपने को मिल जाता है। ठीक है, ये बीच का इसमें पेंसिल या कि नहीं लिखा तो आपको ध्यान रखना, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO को अपन ने बोला है। दो एंजाइम आपके पास है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज CO2 को निकलने वाला, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल के निर्माण करने के लिए आपके पास यह जो NaDH2 है वो वहां से इसका वापस से क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन घटना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन घटना चेंज होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो बताई जा रही है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया अपने को यहाँ से यहाँ तक जो अपन ने डिस्कस की थी, अपन ने क्या बोला था कि जो नेट एटीपी जो अपने पास थे, नेट एटीपी जो अपने पास बचे थे वो कितने थे, वो दो थे। नेट एटीपी की अपन ने बात की थी लास्ट सेशन में, आपको बता रखा है ग्लाइकोलाइसिस जब बात पे अपन ने देखा था, तो वहां मैंने आपको ये बता दिया था कि नेट जो एटीपी वो कितने होंगे, यहाँ पर दो ही यहाँ पर होंगे। बाकी NaDH2 की तो अपन ने बात कर ली थी, दो NaDH2 जो थे, जब जैसे यहाँ से ये NaDH यहाँ पर फ्री हुआ तो वापस से ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो ये जो प्रोसेस एक तरह से चलती है, चलती रहती है, रिपीटेड इवेंट यहाँ पर NaDH का यहाँ पर चलता हुआ रहता है। आगे बात समझे? ठीक है, तो नेट एटीपी की जो बात करें वो आपको सिंपल सा पता चलना है, दो। क्लियर है? इसे थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर कर देते हैं, जिससे हम लैक्टिक एसिड वाला भी यहाँ से समझ जाएंगे। ये तो हो गया पहला वाला अपना जो पार्ट है, कौन सा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा हो गया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस प्रकार से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे तो एमसीक्यू आगे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर अपन चलते हैं, पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में यहाँ पर परिवर्तन जो होता है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, उसकी अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर कोई यहाँ पर भी मैंने कोई एंजाइम कितने को जरूरत यहाँ पर होगी, और वो जो एंजाइम है वो एंजाइम अपने पास आएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा आएगा, लैक्टेट, यहाँ लिख देता हूँ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रो इधर ही लिख देता हूँ, तो इसको NaDH2 को समझना अपने को, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वापस से डिहाइड्रोजिनेज की यहाँ हम बात कर रहे थे, मतलब वापस से क्या होगा, जो NaDH+ H+ जो अपने पास था वो किसमें परिवर्तित होगा, NAD में परिवर्तित यहाँ पर होगा, NAD+ में वही NAD+ यहाँ पर उपलब्ध होगा, वापस से संयोजन प्रेजेंस से NaDH2 बनेगा, और एक दूसरे यहाँ पर चल रहेंगे। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है यहाँ पर, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेज तो यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब जो है CO2 या कार्बन का जो अणु है वो तो यहाँ से कम होगा परमाणु, ठीक है, लेकिन जो है आपके पास अपचयन सॉरी ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि H2 यहाँ से हटा हुआ है, NaD+ वापस से, तो मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, सेम ही आपके पास होंगे। और यहाँ जो अपने को उत्पाद मिलेगा वो कौन सा होगा, वो होगा लैक्टिक एसिड। वो कौन सा होगा,
वो अपने पास होगा लैक्टिक एसिड। तो ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ, ये वाली जो प्रोसेस इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। किण्वन बोलते हैं फर्मेंटेशन को। ये मत बोलना कि सब इंग्लिश में आप बोल रहे हो लिख रहे हो, हिंदी वाले एमसीआर में भी ऐसे लिखा है, एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिख दो, एसिटाल्डिहाइड, तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या लैक्टिक, लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले की बात करो तो इसमें भी 3 कार्बन है, उसमें भी 3 कार्बन है। फॉर्मूला मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है CH3 सी डबल सी, अपने पास हो गया ये OH, ये अपने पास हो गया H, और क्योंकि ये एसिड है तो एसिड में अपने पास क्या था, COOH आता, तो इसे आप चाहे ऐसे लिखो जाए ऐसे लिखो, बात वो ही है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, जिसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। अब एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें, एनसीईआरटी में आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया है कि यहाँ से जो नेट जो संश्लेषण हुआ, तो जो संश्लेषण हुआ एटीपी का वो कितना है। तो इसके अंदर तो एटीपी के बारे में बात पूछी नहीं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी के संश्लेषण के बारे में पहले ही यहाँ पर बात कर ली थी, क्योंकि अपन ने पहले ग्लाइकोलाइसिस से पहले जो स्टेप की बात की थी, 1 से 2 और 3 से 4 में क्या था, एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो रहा था, या आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आगे के डिस्ट्रिक्ट में आपने बोला कि 5 का छोड़ो, आगे के बारे में सुनते, तो वहां पर एक तो धातु वाला था और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला था, वो था एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो टोटल वहां पर 4 एटीपी का संश्लेषण हो रहा था। 4 का संश्लेषण हुआ, 2 का ऊपर सातवां हुआ, तो कितने बचे, 2 अपने पास वहां पर बचे थे। तो ये आपको सिंपल सा नेट जो एटीपी है वो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाए। ठीक है, एनर्जी की जो अपन बात करें, एनर्जी जो है यहाँ पर ना तो ज्यादा उसका संश्लेषण होता है, ना ही वो यहाँ पर रिलीज होती है। ना तो उसका संश्लेषण होता है, ना ही वो क्या होती है, रिलीज होती है। इसमें जो अपने पास है लगभग 7%, जब ग्लूकोज का यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन हुआ है, तो लगभग 7% तक की जो एनर्जी वो रिलीज होती है। और बाकी जो बची है, ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड के रूप में वहां पर स्टोर रह गई या संग्रहित रह गई, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, दृष्टि से देखते हो, तो बहुत कम यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। और क्योंकि ये किण्वन की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन है, ये थोड़ी सी नुकसानदायक भी है। या तो एसिड इसके अंदर बन रहा है या एल्कोहल इसके अंदर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, या तो एसिड बन रहा है या एल्कोहल बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यीस्ट जो है, जो कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, ये यीस्ट है, अगर ये 13%, अगर इसमें एल्कोहलिक जो कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो अगर वो 13% तक पहुंच जाए तो यीस्ट जो है मतलब खुद को समाप्त कर लेता है, एक तरह से खुद को क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है। एल्कोहलिक जो कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा आगे चला जाए। अब एनसीईआरटी में एक और प्रश्न यहाँ पर अपने पास पूछा गया है कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो अल्कोहल की जो सांद्रता है वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो उसका भी जवाब आपके पास इतना ही होगा, 13% ही होगा नेचुरल, प्राकृतिक रूप से अल्कोहलिक सांद्रता अगर यीस्ट वगैरह का फर्मेंटेशन हो रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, तो लगभग 13% ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा कम होगा। क्योंकि यीस्ट भी क्या है, जीव ही है, तो उससे ज्यादा होगा तो वो अपने आप को यहाँ पर खत्म कर देगा। लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको मान लीजिए 13 से ज्यादा अगर करना है तो कोई क्या प्रोसेस है क्या। हाँ बिल्कुल प्रोसेस है, उसको सिंपल सा आपको ध्यान रखना, वो जैसे ये 13 तक आप पहुंच गए, ये आपके पास जो भी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा, तो इसको आप क्या करोगे, इसका करोगे डिस्टिलेशन। डिस्टिल करोगे, डिस्टिलेशन मतलब आपको पता है डिस्टिल होता है कंसंट्रेट शांत होता है, डिस्टिलेशन करोगे, इसमें क्या होगा, इसको जो भी आपके पास सिस्टम है, बीकर वगैरह जो भी सिस्टम है, उसको लगभग 700 से 800 डिग्री सी तक आप इसे क्या करोगे, इस टेंपरेचर पे से गर्म करोगे। इस टेंपरेचर पर गर्म करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो वाष्प बनेगी उसे वापस से इकट्ठा यहाँ पर कर लोगे, और वापस से इसको क्या करोगे, संघनन करने के बाद उसमें देखोगे कि आप एल्कोहलिक वगैरह का क्या सीन है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इससे ज्यादा अगर सांद्रता प्राप्त करनी है तो ये प्रोसेस डिटेल से अपने लेना सुनेंगे। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है, वेपर जो है उसको संग्रहित करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस को करते रहते हैं। आगे बात सुनिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो है पाथवे है, अनोक्सी जो शोषण है उसका, अनोक्सी शोषण जो है उसका। अब अपने को बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे एटीपी का प्रोडक्शन आपको बहुत ज्यादा करना
तो कौन सी प्रोसेस है? तो इसके आगे का जो दूसरा पोर्शन है जिसे अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीजन श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात की थी, कोशिका श्वसन की भी अपन ने यहाँ पर सिंपल सी बात की थी, जिसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज या जो भी आपको कार्बनिक सब्सटेंस बताया जाता है। अब मैंने कार्बनिक क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी आ सकता है, वसा भी आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता ही है। तो उसका पूर्ण रूप से अगर ऑक्सीजन होगा तो आपका जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जहां से CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगी, एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। और ये जो आपके पास इस प्रकार का जो श्वसन है, ऑक्सीजन प्रकार का जो श्वसन है वो किसमें मिलेगा, वो उच्च जो जीव है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये तो किसमें मिल रहा था, या तो प्रोकैरियोट्स में, या जो सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स उनके अंदर मिलता है। ये भी उसी का एक एग्जांपल, यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, उसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो वो जो एरोबिक श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन श्वसन है, अगले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सा काफी है। ये किण्वन जो होता है ये वाला अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ से एंजाइम का ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है थ्योरी में, लेकिन उस चित्र में आपको ये वाला पोर्शन नहीं बता रखा है कैसे एल्डिहाइड भी बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।